नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था ये। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, आंशिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ आर्टिकल्स थे जिनको लागू कर दिया गया था। तो आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो क्या हुआ था कि जब हमारा संविधान पूरा बन के तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, सबने हस्ताक्षर किए थे और उसके कुछ आर्टिकल्स थे, कुछ अनुच्छेद थे जिनको लागू कर दिया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान है उसको पूर्ण रूप से जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, साथ ही एक और है क्वेश्चन कि जो हम संविधान दिवस मनाते हैं हर साल, वो मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, इसमें सबने साइन किया था, अंगीकृत किया गया था इसमें। ठीक है ना, तो 26 नवंबर को क्या होता है कि हर साल क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में क्या हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो स्थायी अध्यक्ष पूछे हैं, तो स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा, यहाँ से ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो जब हमारी जो पहली बार बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया था? इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया था? इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि टेम्पररी बनाया गया था उनको। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थायी, तो स्थायी कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अच्छा, जब हमारी ना ये 9 दिसंबर को क्या हुआ था, 1946 में जब ये पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो तभी क्या हुआ था कि जो मुस्लिम लीग थी ना, तो उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। तो इस कारण से क्या हुआ था कि इसमें केवल कितने सदस्य रह गए थे? फिर 207 रह गए थे। जब ये मीटिंग हुई थी तो जो मुस्लिम लीग थी ना, तो उन्होंने क्या किया था, इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि बैठक में केवल 207 जो सदस्य थे उन्होंने ही हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो अलग अलग समितियां बनाई गई थी ना, जैसे कि प्रारूप समिति थी, संचालन समिति थी, हमारी प्रक्रिया नियम समिति थी और कौन सी थी? संघ शक्ति समिति थी। ठीक है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति थी। तो ये अलग अलग समितियां बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसी प्रकार से जो ये हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी कि जो प्रारूप समिति थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो बिल्कुल रट लीजिए इसको, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे भारतीय संविधान को बनने में। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा कि जो हमारा संविधान है वो किस देश के मॉडल पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाता है? तो देखिए, हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं। जैसे मैं अगर बात करूं एकल नागरिकता की, जो हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, जो हम बात करते हैं ना, सिंगल सिटीजनशिप की, तो वो हमने कहाँ से लिया है? वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है। जैसे कि न्यायपालिका स्वतंत्रता है और जैसे सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है, ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, और जैसे जो हम बात करते हैं समवर्ती सूची की, और जो प्रस्तावना में जो भाषा यूज हुई है उसका कहाँ से लिया गया है? उसको भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमने अलग अलग देश से लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे देश, जो हमारे संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था की बात की गई है, तो इस मॉडल को किस देश से लिया गया है? किस देश के मॉडल के आधार पर? तो ब्रिटेन के लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि जब हमारा संविधान बना था उस समय पे कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स थे। तो उस समय पे कितने थे? 8, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 12।
क्या कहा मैंने कि पहले जब संविधान बना था उस समय पे कितनी अनुसूचियां थी, कितने शेड्यूल्स थे, वो थे 8, लेकिन आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे कितनी अनुसूचियां हैं, वो हैं 12। ठीक है, अगर हम बात करें तो जैसे कि जो हमारी पहली अनुसूची है तो उसमें क्या है कि जो भारत जो है, भारत संघ के राज्य और जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनके बारे में बताया गया है। सेकंड में बताया गया है कि जो भी हमारे जो बड़े बड़े पद के अधिकारी हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री है, और ऐसे ही जो बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं, तो उनके वेतन के बारे में, उनकी सैलरी कितनी होगी, उनके क्या क्या भत्ते दिए जाएंगे, उनकी पेंशन, ये आदि बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, फिर जो तीसरी है, अब भाई जो अधिकारी होंगे इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में, तो उनको शपथ तो दिलाई जाएगी ना, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है, कैसी शपथ होगी, तो इस सब चीज़ों के बारे में किसमें बताया गया है, तीसरी अनुसूची में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची के जिसमें क्या बताया गया है कि जो भी हमारे विभिन्न राज्य हैं, जो भी हमारे संघ शासित क्षेत्र हैं, तो उनका जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया भाई कि राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व कैसे होगा, उसकी विवरण दिया गया है पूरा किसमें, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं कि जो भी हमारे SC ST वाले जो क्षेत्र हैं, तो उन जनजाति वाले क्षेत्रों में उनका वहाँ पे प्रशासन कैसे हुआ उसके बारे में बताया गया है। ऐसी जो हमारा 6 वाला है, तो आपने देखा होगा जो हमारा उत्तर पूर्वी वाले जो पार्ट है हमारा बिल्कुल किनारे की तरफ है ना, जैसे कि असम है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, तो वहाँ पे जो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रशासन कैसे होगा उस सब चीज़ के बारे में बताया गया है। फिर जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है कि जो केंद्र और राज्य हैं उनके मध्य में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। 8वीं में बताया गया संवैधानिक भाषाएं, जैसे कि आप देखते हैं हमारी 22 भाषाओं को जैसे सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना, तो संवैधानिक भाषाओं के बारे में बताया गया। 9वीं की अगर हम बात करें तो उसमें भूमि सुधार के बारे में है, जो जमींदारी प्रणाली है उसके उन्मूलन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 10वीं की बात करते हैं तो दल बदल कानून की बात करी गई है। 11वीं में बात करी गई है जो भी हमारी पंचायत उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, उसके कर्तव्य क्या होंगे, सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची में बताया गया है जो नगर पालिका है, नगर पालिका की शक्ति क्या होंगी, उसके कर्तव्य क्या होंगे, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो टोटल कितनी है, तो आज के समय पे 12 हैं और पहले कितनी थी, वर्तमान पहले थी 8, अब कितनी हो गई है 12। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि जो संविधान का भाग 5 है, संविधान का जो भाग 5 है, संघ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक फैला हुआ है, यानी कि इसमें पूरा संघ के बारे में बताया गया है, संघ सरकार के बारे में। तो ये हमारा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये है 52 से अनुच्छेद नंबर 151 तक के बीच में इसमें संघ के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके बारे में सब चीज़ें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है। तो भारत का जो राज्य है हमारा किस प्रकार का, तो आपने देखो संविधान की जो प्रस्तावना देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जो NCERT की बुक्स होती हैं उनमें स्टार्टिंग में दी होती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपने ये सब वर्ड देखे होंगे, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो यानी कि संविधान के अनुसार जो हमारा भारत है वो किस प्रकार का राज्य है, वो कैसा है, संप्रभुत्व राज्य है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। और हाँ, आपकी ना जो प्रस्तावना होती है तो प्रस्तावना से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए मैं उसके नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगी, मैं प्रस्तावना के ऊपर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी। ठीक है, जिसमें हम प्रस्तावना से संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, अमेंडमेंट प्रोसीजर है, वो किस अनुच्छेद में है, तो वो आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 368 में। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा कि मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो संविधान का जो तीसरा भाग है ना, संविधान के तीसरे भाग में इसमें मौलिक अधिकार दिए गए, जैसे कि हम मूल अधिकार बोलते हैं और इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक क्या है हमारे आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे, मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है इसको उसे हटा दिया गया है। फिर हम बात करते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, अब कौन सा अधिकार है, पहले तो ये मौलिक अधिकार था लेकिन इसको अब किस अधिकार में शामिल किया गया है, तो इसको कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट में सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 301 के तहत क्या है, संपत्ति का अधिकार जो है इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब ये है कि आर्टिकल 300A में है, जो आर्टिकल 300A है उसमें बताया गया है संपत्ति के अधिकार को उसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था।
क्वेश्चन नंबर 14 आता है हमारा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं। तो ये अनुच्छेद है हमारा 51A, इसमें ये जोड़े गए हैं। अच्छा, जो हमारे जो ये मूल कर्तव्य हैं ये किस में, ये हैं हमारे भाग 4 के ए में, ठीक है, भाग 4A में है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन की कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो कुल कितने हैं, 11 आज के समय में। पहले कितने थे, 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां जोड़ दिया गया। तो पहले कितने थे, 11 नहीं सॉरी पहले थे 10 और अब कितने हो गए हैं, 11, ठीक है। और किस संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है, तो 86 संविधान संशोधन के तहत 11वां ये जोड़ा गया है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे कि हम शॉर्टकट में इंग्लिश में बोलते हैं DPSP बोलते हैं, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो DPSP की अगर हम बात करते हैं तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, ये किस में है, ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा भाग 4 में बताया गया है DPSP के बारे में, ठीक है। और जो 4A था उसमें क्या थे, हमारे मूल कर्तव्य थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकार को निलंबित यानी कि सस्पेंड कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति जी जो होंगे वो हमारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन किस समय पे, केवल आपातकाल के दौरान, क्योंकि ऐसे तो आपके कोई भी मौलिक अधिकार आपसे छीन नहीं सकता है ना। लेकिन जब कभी आपातकाल लगता है तो उस दौरान जो राष्ट्रपति होते हैं वो मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, ये पावर उनके हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि कौन से 2 मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो 6 मैंने बताया आपको, 6 मौलिक अधिकार है आज के टाइम पे। तो उनमें से 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि आपातकाल के समय पे भी उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। तो कौन से, अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद 20 के कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो जो ये 2 आर्टिकल हैं हमारे, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, इनको हमारी जो आपातकाल लगती है, इमरजेंसी लगती है, उसमें भी निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत हमने किस देश से लिया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, वो होता है 5 वर्ष का। अच्छा, जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो हमने कहाँ से लिया है। तो जो राष्ट्रपति जी पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो कौन दिलाते हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी को पद की शपथ दिलाते हैं। फिर आता है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 61 में है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कहाँ से लिया गया है, जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से ली गई है, वो लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। फिर आता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन किसे सौंपते हैं। तो वो देते हैं उपराष्ट्रपति जी को यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोलते हैं और एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। तो ये किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। फिर आता है राज्यपाल, जो गवर्नर होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे है ना हमारा कि जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जी भी किसको प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति जी वही उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है हमारा कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। फिर 30 है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है। और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 104वें संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ था कि जो एंग्लो इंडियन है इनका जो मनोनयन है वो समाप्त कर दिया गया है, केवल किसमें, लोकसभा में, ठीक है।
तो आज के समय पे अधिक मतलब क्या बताया गया है कि लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है, 550, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हैं, तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250, जिसमें कि 238 कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो देखो ये एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता बल्कि ये एक स्थायी सदन होता है। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। हर एक मतलब क्या बताया, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। तो इसलिए क्या है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, इसके जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं हर 2 साल में, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33 कि जो धन विधेयक होता है, जैसे कि हम मनी बिल बोलते हैं, तो सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, ये किया जाता है केवल लोकसभा में। फिर आता है किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष, जिन्हें हम स्पीकर भी बोलते हैं। तो केवल उन्हीं के पास अंतिम अधिकार होता है किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, तो रिटायरमेंट की पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो 65 वर्ष। लेकिन अगर आप कहें कि इनको जो ये पद दिया जाता है तो किस एज पे दिया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि क्या है कि सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। तो यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 35, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है, इनकी सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, 65 वर्ष, ठीक है। तो इनकी न्यूनतम आयु देखो कोई भी निर्धारित नहीं है, लेकिन इतना है कि हाँ, इनकी अधिकतम आयु लगभग कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष, बस, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो उनकी कितनी है, 62 वर्ष, ठीक है। वो था उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करिए यानी कि हाई कोर्ट की, तो उसकी होती है रिटायर सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, 62 वर्ष, ठीक है। फिर 37 क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 में। संविधान का संरक्षक यानी कि गार्जियन किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तभी तो, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई भी जो संविधान में जैसे आपके नियम कानून सब बनाए गए हैं और अगर कोई भी उसका उल्लंघन करता है तो क्या होता है, सीधे हम केस कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, है ना। तो एक तरह से जो संविधान का संरक्षक यानी कि गार्जियन किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39 कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जैसे हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद नंबर 352 में बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। फिर आता है कि राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, वो है 356 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे बोला है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात की गई, और यहाँ पे पूछा है राष्ट्रपति शासन कब लगता है, यानी कि जब राज्य आपातकाल लगता है तो वो किस अनुच्छेद में है, वो है 356 में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 41 वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में है, तो ये है हमारा अनुच्छेद नंबर 360 में। लेकिन अभी तक एक बार भी क्या है, हमारे भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 आता है कि केंद्र राज्य संबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये हमने लिया है कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 43 है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी किस अनुच्छेद में है, ये है अनुच्छेद नंबर 315 में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कि हम CAG बोलते हैं, ठीक है, का पद किस अनुच्छेद में है, तो इसका पद किस में है, आर्टिकल नंबर 148 में, अनुच्छेद 148 में। फिर आता है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, जो फाइनेंस कमीशन का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 है कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है। देखिए, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, तो इसको राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है, आर्टिकल 343 में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है DPSP किस अनुच्छेद में है, वो है हमारे अनुच्छेद 40 के तहत। क्वेश्चन नंबर 48 है पंचायत प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन से आए हैं, तो ये आया है 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि नगर पालिकाओं का प्रावधान किस संशोधन से आया है, तो यह आया है 74 संविधान संशोधन। तो 73 में आता है पंचायत प्रावधान, ठीक है, पंचायत का प्रावधान
और ये जो नगर पालिका है इसका आता है 74 संविधान संशोधन 1992 के तहत। और लास्ट है हमारा आज का क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो ये 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस, और आप लोग इसको देखिएगा और दोबारा से कोशिश करिएगा इसको करने की, ठीक है। और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी, लेकिन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।